अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 द मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन। इसमें हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन 1 जो इसी टॉपिक में फॉलो कर रहा है उसको हम मार्क करेंगे। चैप्टर नंबर 2 मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन, मुग़ल हुकूमत की मजबूती या इस्तेहकाम। आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में मुग़ल एम्पायर फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने देखा था कि मुग़ल हुकूमत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी और बहुत अच्छी उसने पूरी कंट्री को रन किया। उसके बाद उसने अपना तख्त अपने बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं को ट्रांसफ़र किया। नसीरुद्दीन हुमायूं के साथ ये मिसहैप हुआ कि उसको शेर शाह सूरी जैसे एक बहुत ही ब्रेव लीडर का सामना करना पड़ा, जिसने उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया और उसको सब कॉन्टिनेंट से भागने पर मजबूर कर दिया। फिर 15 ईयर्स के बाद जब शेर शाह सूरी के जो आपके सक्सेसर्स थे, उसके जानशीन, वो थोड़े वीक थे और आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से वो इतनी ज़्यादा अच्छी हुकूमत नहीं चला पा रहे थे, तो उस टाइम हुमायूं को लगा कि ये दोबारा से टाइम है कि वो अपनी किंगडम को रिवाइव करे। तो दोबारा उसने आके हमला किया और दोबारा से ये मुग़ल एम्पायर उसके हाथ में आ गई। अब हम इस चैप्टर में मुग़ल एम्पायर के जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम पीरियड है, उसको देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इनकी हुकूमत जो है मजबूत रही, जिसमें आप लोग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद आप लोग शाहजहां और फिर औरंगज़ेब आलमगीर, यहाँ तक जो है वो आपके पास आ जाएगा। मुग़ल एम्पायर का बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड गुजरा था। फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग उनका डाउनफॉल देखेंगे, जिसमें आपके पास एंड की जो इनके थे मुग़ल्स, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह का आप पढ़ेंगे कि उस टाइम इस पूरी जो सल्तनत थी मुग़लिया, उसका ज़वाल शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जो पढ़ने लगे चैप्टर, उसमें हम लोग स्टार्ट लेते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर का एंड किया था नसीरुद्दीन हुमायूं से। बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं को आगे से बेटा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 AD में पैदा हुआ। अब आपने जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारी अंडरलाइन करनी होती हैं MCQs के लिए। उसकी माँ का नाम था हमीदा बानो, आपने ये भी अंडरलाइन करना है। अच्छा, अब जब हुमायूं को न्यूज़ मिली कि उसके बेटे की वलादत हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा उसने खुशी का इजहार किया और हर किंग की तरह जैसे इनकी तलीम और तरबियत के लिए दुनिया भर से अच्छे जो ट्यूटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो हुमायूं ने भी सेम ऐसे किया। उसने अपने बेटे के लिए अपने पूरे मुल्क से और दुनिया भर से, स्पेशली ईरान से, उसने जो बड़े बड़े थे टीचर्स और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार थे, उनको बुलाया और उसकी तलीम और तरबियत के लिए उन्हें जो है वो रख दिया ताकि वो उसकी ग्रूमिंग करें और कोचिंग वगैरह करें अकबर की। लेकिन उनके जो टीचर थे उन्होंने इसके बारे में कंप्लेन की कि वो पढ़ाई के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आप हिस्ट्री की बाकी बुक्स में कभी पढ़ें, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि अकबर लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, लेकिन वैसे वो इंटेलिजेंट बहुत था, लेकिन लिखने पढ़ने से बिल्कुल वो आरी था। उसका रेंज जो था वो उस तरह के गेम्स में ज़्यादा था जिसमें वो अपने मुहादे के जौहर दिखाए। अब आपको पता है कि किंग्स वगैरह की तरबियत हमारी तरबियत थोड़ी डिफरेंट होती है। उन्होंने जो बुनियादी तलीम और तरबियत लेने के साथ साथ जंगी फ़नून भी सीखने होते हैं, जैसे घुड़सवारी है, नेज़ाबाजी है, तीरंदाजी है। तो अब अकबर का रुझान जो था वो इस फील्ड की तरफ ज़्यादा था। और नो डाउट अगर हम अकबर का देखें टाइम पीरियड पूरा, तो बहादुरी में तो हम कोई शक नहीं कर सकते कि वाकई बहुत ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन तलीमी लिहाज से उसको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब जब हुमायूं ने दोबारा से अपनी किंगडम हासिल करने के लिए सब कॉन्टिनेंट पे हमले किए, तो उस टाइम अकबर भी बराबर में उसने शिरकत की जंगों में साथ, और उसको एज अ जनरल बना के जो है वो जंग में आगे किया गया था। बड़ा नुमायाँ वो रहा। उसकी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि शेर शाह सूरी का जो लास्ट सक्सेसर था सिकंदर शाह सूरी, उसके साथ उसने फ़ाइट की और उसको शिकस्त फाश किया। और उस टाइम बहुत ज़्यादा वो यंग था। उन्हीं डेज़ में हुमायूं ने उसको अपना जो है वो वसीयत कर दी कि मेरे बाद अगला जानशीन अकबर होगा। अकबर की एज उस टाइम बहुत कम थी जब उसके फादर की डेथ हुई, और बाकायदा उसको 1556 में जो है वो तख्त मिला। और बाप की डेथ भी उनकी अचानक से हुई थी। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे थे, अजान की आवाज़ आई है तो वो वज़ू करने गए, उनका पाँव स्लिप हुआ है, वो सीढ़ियों से गिर के जाम बहक हो गए। तो अब 14 ईयर्स ओल्ड अकबर था जब उसको तख्त मिला, तो उसके लिए सारी निज़ामी मामला चलाना ज़रा मुश्किल था। तो उसने अपना एक ट्यूटर था बैरम खान, जो बहुत इंटेलिजेंट था, उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल भी था। उसको उसने अपना इंचार्ज बना लिया कि जितने भी गवर्नमेंट के मैटर्स हैं वो मेरे साथ रन करने में बैरम खान मेरी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है क्रूशल इश्यूज एट द टाइम ऑफ एक्सेशन। क्रूशल कहते हैं इंपॉर्टेंट को, इश्यूज जो उसने प्रॉब्लम फेस की है एट द टाइम ऑफ एक्सेशन, जब उसे बाकायदा तख्त मिला, ठीक है, जब तख्त नशीनी उसकी हुई। अब क्योंकि हुमायूं ने जो किंगडम हासिल की थी वो बहुत ज़्यादा जंगों के बाद उसे दोबारा से मुल्क मिला था, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया था, तो मुल्क का जो ख़जाना था वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब था। अब ऐसे कंडीशन में जब अकबर को सल्तनत मिलती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से अपने सारे इंतजामी मामलात को देखे। और आपको पता है कि मुल्क चलाने के लिए सिर्फ इंतजामी मामलात नहीं चलाने होते, आपने अपनी बाउंड्री को भी सिक्योर करना होता है, अपनी डिफेंस को मजबूत करना होता है, क्योंकि जब आप वीक होते हैं तो कोई भी जो है वो हमला आप पे कर सकता है। जैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया है जो हर वक्त कोई ना कोई शरारत करता रहता है, तो हमें उसके लिए अपनी डिफेंस को मजबूत करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है अपनी आर्मी के ऊपर कि हमारा डिफेंस ज़रा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कल को कोई ऐसी शरारत इंडिया करता है तो हम उससे ईजिली टैकल कर सकें। तो इस काम के लिए तो पैसा चाहिए होता है। अब क्योंकि उसे हुकूमत मिली ही थी और बिल्कुल भी उसके अंदर खजाना जो था वो ख़त्म होने के करीब था, तो क्या हुआ, इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए, अब आबादी भी आपको पता सब कॉन्टिनेंट की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठा था तो उस टाइम अब भी देख लें इंडिया की सेकंड हाईएस्ट आबादी है दुनिया में, और जब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे मिलके एक सब कॉन्टिनेंट थे तो इतनी ज़्यादा आबादी थी कि उनको एक टाइम में देखना भी ज़रा मुश्किल था। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए जो बड़े बड़े नवाब थे कुछ रियासतों के, जैसे कि सिंध, कश्मीर, डिक्कन, उड़ीसा, गंदवाना और गुजरात, मालवा, बंगाल, इन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो अनाउंस कर दी कि जी हमारी स्टेट्स अलग हो गई हैं गवर्नमेंट से, हमारे यहाँ पे हुकूमत है, अपने आप को किंग वहाँ पे अनाउंस कर दिया। अब उस ज़माने में फ़ौरन से न्यूज़ भी नहीं जाती थी, ठीक है, वो ना आपके पास टेलीफोन के वो था, ना आपकी मीडिया वगैरह था, तो बहुत टाइम लग जाता था कि न्यूज़ जाती है, फिर उसके जो रद्द-ए-अमल में आगे से फ़ौज भेजी जाए, तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए था और पैसा चाहिए था। अब अकबर जो था वो उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, तो अवाम, उससे पहले एक फैमिन आ चुका था, कहत पड़ चुका था, जिसमें लोग जो है वो भूख से बहुत ज़्यादा मरे थे, और जंगों में भी लोगों का इतना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था कि लोगों ने टैक्सेस पे करने से भी इनकार कर दिया। अब ये कंडीशन थी बहुत क्रूशल उसके लिए कि अकबर किस तरह से, अब हम देखते हैं कि उसने इन सारे मामलात को देखा और अपनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग किया, उसे कंसोलिडेट किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। रोल कहते हैं किरदार को, अकबर का किरदार किस चीज़ में, इन द एक्सपेंशन, अपनी किंगडम को वसी करने में, इसके फैलाने में, एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर को मजबूत करने में, कि किस तरह से उसने अपनी किंगडम को जो है वो मजबूत किया और उसको और वसी किया, ये हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो उसके दौर में हुआ वो था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1526 में हुई थी, इसकी डेट भी आप देख लें 1556 AD। अकबर अभी काबुल में था तो उसको न्यूज़ मिलती है कि हेमन बकाल एक हुमायूं के दौर में मिनिस्टर हुआ करता था, उसने दिल्ली पे और आगरा पे कब्जा कर लिया। अब क्योंकि दिल्ली और आगरा जो थे वो सेंटर माने जाते थे, जैसे कैपिटल्स होते हैं, आपका जैसे कैपिटल इस्लामाबाद है, तो सारी आपको पता है कि गवर्नमेंट की मशीनरी और सब कुछ वहीं पे बैठ के पूरी कंट्री को रन किया जा रहा होता है, तो ये मेन जो है वो इम्पोर्टेंस रखते थे ये सिटीज़। अब जब उसको ये न्यूज़ मिलती है तो अकबर फ़ौरन से जो है वो अपनी मीटिंग एक बुला लेता है, अपने सारे जो लॉयल उसके चीफ्स थे उन सब से मशवरा करता है, और फिर बैरम खान का मशवरे पे वो अमल करता है। बैरम खान उसे कहता है कि आप मतलब अपनी फ़ौजें उधर रवाना करें। अकबर ऑर्डर दे देता है कि अपनी आर्मी को कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाए। उनमें से एक जो यूनिट होता है आर्मी का, वो जाके फ़ौरन से हेमन बकाल की जो आर्टिलरी होती है, आर्टिलरी कहते हैं बड़ी बड़ी राइफल्स यूज़ होते हैं जंग में, असला समझ लें या जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं जंग में, उसको जाके जो है वो कब्ज़े में ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब आप असलहा कब्ज़े में कर लेते हैं, ये राइफल्स वगैरह कब्ज़े में ले लेते हैं, तो बाकी भी पीछे जंग के लिए अगले की कमर टूट जाती है, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं वो रहता। तो अब जंग स्टार्ट होने पे ही ये काम हो जाता है, तो इस चीज़ का एडवांटेज जाता है अकबर को। लेकिन इसके बावजूद जो हेमन बकाल की फ़ौज होती है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम अकबर को देती है। वो दोनों साइड से, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से जो है वो उस पर हमला करते हैं, और फाइट के दौरान क्या होता है कि हेमन के आँख में एक तीर लग जाता है, एक एरो आके उसको हिट करता है उसके आई में, तो एकदम से वो अपने जो होडा होता है, और होडा बोलते हैं, वो एक जो एलिफेंट या कैमल के ऊपर सीट रखी जाती है जिसके ऊपर बैठते हैं, उससे वो नीचे गिर जाता है। अब जो उसके हाथी के ऊपर सवार होते हैं, उसके जो महाउत होते हैं, वो फ़ौरन से अपने हाथी लेके जो है वो बैटलफील्ड से भाग जाते हैं, क्योंकि अब मेन आपका जो लीडर है वही इस तरह से ज़ख्मी हो जाए तो बाकियों के हौसले खुद ही पस्त होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब सारा ये जंग का खात्मा होता है तो हम हेमन को पकड़ के लाया जाता है अकबर के दरबार में, और बैरम खान आके उसकी जान लेता है।
इसी के साथ हैमन के जो एम्बिशंस थे, जो वो चाह रहा था कि सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करे, वो उसके साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको मतलब किंगडम मिलते ही साथ ही उसको इस तरह से ये फेस करना पड़ता है और बड़े अच्छे तरीके से वो सारा ये टैकल करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास डिसमिसल ऑफ बैरहमान। डिसमिसल कहते हैं किसी को नौकरी से निकालना, बर्खास्त करना। अब बैरहमान बहुत ज़्यादा लॉयल एक वो मिनिस्टर रखा होता है उसने अपना इंस्ट्रक्टर, जो उसका ट्यूटर भी रह चुका होता है। 4 साल में बड़ा अच्छा काम करता है और कोई ऐसी उसके बारे में कोई न्यूज़ कोई सबूत नहीं मिल रहे होते कि उसने कभी कोई डिसलॉयलिटी शो किया अकबर को। लेकिन जो है अकबर के दिल में एक वहम सा आता है कि सारे इंतजामी मामला ये चला रहा है तो ये ना हो कि मेरी किंगडम पे वो कब्जा कर ले। तो इस सिचुएशन में अकबर की ख्वाहिश होती है कि सारी जो पावर है वो मेरे हाथ में आए। 1560 में वो उसको डिसमिस कर देता है और उसके डिसमिसल के बाद जो है वो अकबर इंडिपेंडेंट पूरे सब कॉन्टिनेंट का किंग बन जाता है। देखिए आप लोग कन्क्वेस्ट फतूहात जो इलाके उसने फ़तह किए अपने पूरे दौरे हुकूमत में, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है एम्बर जयपुर। जयपुर का एरिया अकबर ने अपने कंट्रोल में लिया 1562 AD में। यहाँ का जो लोकल राजपूत राजा था उसका नाम था बिहारी मान। उसने उसकी जो है वो अतात कबूल कर ली। तीन तरीके होते हैं, आप या तो फाइट करते रहते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है, शिकस्त हो जाती है, या आप जो है वो फाइट करते हैं और आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं, आपको कैद में रहना पड़ता है, या आप किसी की अतात कबूल कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं अगले के आगे कि मैं आपकी जो है वो अतात में आना चाहता हूँ। तो माफ़ीनामा किस्म का ये होता है। तो इस तरह से जो इस स्टेट का रूलर वो था राजपूत का रूलर राजा बिहारी मान, उसने उनकी जो है ओबीडियंस एक्सेप्ट कर ली। फिर है गंडवाना। गंडवाना का जो इलाका है यहाँ पे एक फ़ीमेल की हुकूमत थी, उसका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी वो बड़ी ज़्यादा ब्रेव थी और उसने बड़े अच्छे तरीके से अकबर के जितने भी हमले थे उनको फेस किया, लेकिन आखिरकार उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उधर का रवाज था कि जो भी जंग हारता वो अपने आप को ज़िंदा आग लगा लेता। तो सेम उसने भी ऐसे किया, दुर्गावती ने भी अपने कस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को आग लगा ली। और ये इलाका जो था 1564 AD में अकबर ने दोबारा से अपने पास कब्ज़े में ले लिया। चित्तौर का इलाका आ जाता है उसके बाद। यहाँ का जो राजपूत राजा था, राजपूत बहुत बड़ी ज़ात थी, हिंदुओं की ज़ात थी सब कॉन्टिनेंट में। अब जो बड़ी बड़ी जाति जैसे जाट थे, सिख थे, राजपूत थे, ये मुसलसल टफ टाइम दे रहे थे। आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, लेकिन हुकूमत मुसलमानों की थी। तो उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ बड़ी खाती जा रही थी कि मतलब हुकूमत भी उनकी ही होनी चाहिए जिनकी आबादी ज़्यादा है। तो वो मुसलसल जो बड़े पावरफुल फोर्सेस थी वहाँ पे वो तंग करती रहती थी, किसी न किसी स्टेट में आके अपने आप को अनाउंस कर लेते, कब्जा कर लेते, वो कहते कि यहाँ के किंग हम हैं। तो इसी तरह से ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। अब जो चित्तौर का था राजा, उसको बहुत बुरा लगता था कि जिन भी लोगों ने अतात कबूल की अकबर की, तो वो सबको नापसंद करता था। अब अकबर ने जो है वो इस एरिया को 1565 AD में अपने कब्ज़े में ले लिया और इसके साथ ही उस राजा की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई। गुजरात जो था वो पूरा कब्ज़े में आ गया। गुजरात इंडिया का वो सूबा है जिसमें मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, अहमदाबाद गुजरात, ये उनके प्रोविंस का नाम है। पाकिस्तान में जो गुजरात है ये वो नहीं है, पाकिस्तान का गुजरात सिटी का नेम है और इंडिया का जो गुजरात है वो प्रोविंस है। उसके बाद है बिहार। बिहार का जो इलाका था उधर के राजा ने जो है वो अकबर के साथ इत्तेहाद कर लिया शुरू में, लेकिन बाद में जब वो मरा तो उसका जो बेटा था उसने बगावत की और जो है वो मतलब अतात कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर अकबर ने इस एरिया को 1572 AD में कब्ज़े में ले लिया। फिर आ जाते हैं रैंथमबोर और क्लिंजर। इन इलाकों को जो है वो अकबर ने जो है कन्वर्ट किया 1569 AD में। फिर है मारवाड़, इस इलाके को 1570 में कब्ज़े में लिया गया। फिर अगेन उन्होंने दोबारा से जो है वो गुजरात का यहाँ पे दे दिया। उस टाइम उन्होंने कहा कि गुजरात जो था वो पहले उन्होंने गुजरात की जो है वो एक स्टेट चित्तौर के बारे में बताया। अब ये अगली आ रही है उसकी स्टेट, उसमें उन्होंने बताया कि जो वहाँ का जो गुजरात का जो एरिया था उसमें उस टाइम जो है पुर्तगाली जो तजारत हो रही थी वो बड़ी अरूज पे आई हुई थी। आपको पता है वास्को डी गामा के बारे में, आप इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आपके लास्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में कि पुर्तगाली एक सयाह था जो तजारत के लिए इधर से आया, उसको एरिया बहुत पसंद आया तो उसने इस एरिया पे कब्ज़ा करने का जो है वो सोचा। अब ये जो पोर्टुगीज़ थे वो गुजरात में अपनी उन्होंने एक सेंटर बना लिया हुआ था, तजारत करते थे वो यहाँ पर। अकबर ने इस एरिया को 1572 AD में अपने कब्ज़े में लिया। फिर आ जाता है आपके पास बंगाल। बंगाल जो था वो मुसलसल मुखालफत जो है वो कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेट थी इंडिया की जिन्होंने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ था अकबर को, लेकिन फाइनली अकबर ने इस एरिया को भी, और ये दूर बहुत था सेंटर से, मतलब जो दिल्ली और आगरा थे वो उनसे काफ़ी दूर था, तो इसलिए इसको बार बार जो है वो उधर तक पहुंचना भी मुश्किल था। तो कोई ना कोई आकर इस पर हमला करता, कब्जा करता और अपने आप को किंग अनाउंस कर देता।
इस एरिया को 1576 AD में अकबर ने अपने कब्ज़े में लिया। फिर आ जाता है हमारे पास काबुल का इलाका। काबुल को 1585 AD में कैप्चर किया गया। इसके अलावा कुछ स्टेट्स के बारे में उन्होंने अलग से हेडिंग दी, जिसमें कश्मीर, सिंध, कंदहार, दिक्कन, उड़ीसा, इनको भी जो है वो उसने अपने कब्ज़े में लिया अपने दौरे हुकूमत में। ये सारा रीड किया है अकबर का इंट्रोडक्शन और उसका जो है रोल आपने पढ़ा है एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में। उसमें ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर फॉल कर रहा है, तो हम उसको भी इसके साथ ही मार्क करेंगे। या आपने नीट कॉपीज पे नोट डाउन करना है और उसे लर्न करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पेज नंबर 63 पे आपके पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। वही जो टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया कि अपनी मुगल एम्पायर को किस तरह से उसने फैलाया था, वसी किया था और बड़ा कर लिया था और उसको किस तरह से मजबूत किया था। तो इसका आपने आंसर मार्क करना है। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 32 पे, आपको हेडिंग नज़र आ रही है रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये पूरी हेडिंग आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने ये इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर डिस्क्राइब बिलो, ये लिखेंगे पेन से। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 AD और उसमें आप मार्क करेंगे अकबर से लेके दिल्ली और आगरा तक। अकबर वाज इन काबुल व्हेन ही गॉट द न्यूज़ दैट हेमन बकाल द मिनिस्टर ऑफ हुमायूं हैड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। यहाँ तक लिखने के बाद आपने करना है यहाँ से अकबर ऑर्डर्ड एन आर्मी टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, यहाँ तक आप करेंगे। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो ये पैराग्राफ है, अच्छा कुछ बुक्स में ये पैराग्राफ नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा, आगे पीछे तरतीब दी हुई है। कुछ बुक्स में तो 33 पेज का ही होगा सेकंड ये पैराग्राफ जो स्टार्टिंग में आपको नज़र आ रहा है। कुछ बुक्स में स्टार्ट ही इधर से किया जा रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको खुद ही समझ आ जाए कि हमने कहाँ से मार्क करना है। इन 1556 AD यहाँ से आपने मार्क करना है इन फ्रंट ऑफ अकबर तक। मैं इसे एक दफ़ा रीड कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। In 1556 AD, both armies arrayed against each other in the battlefield of Panipat. The fight commenced and the Haman, even without having artillery, organized a major attack on Mughal troops, which caused a great harassment to the right and the left flanks. During the fight, an arrow hit Haman's eye and he fell down from his howdah. His Mahout uselessly tried to drive away his elephant from the battlefield. In the end, Haman was captured and brought in front of Akbar. यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिसमिसल ऑफ बैरम खान। इसमें आप बैरम खान वाज प्रैक्टिकली द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द गवर्नमेंटल अफेयर्स ऑफ फॉर 4 years, यहाँ तक मार्क करेंगे। उसके बाद आप देखें एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हाउ एवर, ये आपने हाउ एवर नहीं लिखना, उसके साथ है द जर्नल, द से आप स्टार्ट लेंगे, फिर ये इसे कैपिटल कर देंगे। द जर्नल सिचुएशन forced Akbar to dismiss him in 1560 AD. After his dismissal, Akbar became the independent king. यहाँ तक आप करेंगे। फिर ये फर्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर अभी तक जा रहा है आपका। फिर कन्क्वेस्ट आ जाएंगी इसमें। नंबर 1 आप लिखेंगे एम्बर जयपुर, अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1562 AD। अब बाकी सब में आपने क्या करना है, ये लाइन आपने देख लेनी है, सब में सेम लाइन लिखनी है, बस आपने डेट चेंज कर दी जानी है। मैंने इसीलिए डेट जो है वो हेडिंग के साथ लिख दी है ताकि आपका पूरा भी आपने सुन तो एक दफ़ा लिया, समझ भी लिया, ठीक है, इसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। लेकिन अब लिखते हुए आपने क्या करना है, पहले इसकी हेडिंग दी आपने लिखा अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1562 AD। गंडवाना में आप लिखेंगे अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1564 AD। खुद से स्टेटमेंट अब आपने बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए चित्तौड़, अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1567 AD। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे बिहार की, अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1572 AD। रणथंबोर और क्लिंजर, अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1569 AD। मरवार, अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1570। आप बस हेडिंग का नेम लिखते जाएंगे और उसके साथ उसकी बस डेट बताएंगे कि किस टाइम पे उसने ये कैप्चर किया। अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1572 AD। अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1576 AD। बंगाल के साथ आपने लिखना है। फिर काबुल में लिखेंगे 1585 AD। अकबर टू कंट्रोल ऑफ दिस एरिया इन 1585 AD। तो यहाँ तक हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये नीट कॉपीज़ पे आपका जाएगा और ये आपने लर्न भी करना है।